भारत के इतिहास की सबसे बड़ी रॉबरी, जिसमें चलती ट्रेन की छत काटकर आरबीआई के 5 करोड़ से अधिक रुपए गायब कर दिए गए। न कोई गवाह और न कोई सबूत। देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब किसी डकैती की घटना को सुलझाने के लिए नासा की सैटेलाइट का सहारा लेना पड़ा था। समय था 8 अगस्त 2016, जब तमिलनाडु के सेलम रेलवे स्टेशन से इंडियन रेलवे की पैसेंजर ट्रेन क्रमांक 11064 सेलम चेन्नई एक्सप्रेस ट्रेन अपने तय समय शाम के लगभग 9 बजे स्टेशन से रवाना होती है। यह एक सामान्य रेलवे स्टेशन था, लेकिन यह ट्रेन कोई सामान्य नहीं थी, क्योंकि इस ट्रेन के अंदर लकड़ी के 226 बॉक्स में आरबीआई के 342 करोड़ रुपए रखे थे। इस बॉक्स में 2005 के पहले के कुछ कटे फटे पुराने नोट थे। इस पैसे को चेन्नई स्थित आरबीआई के खजाने तक पहुंचाना था। ट्रेन की एक बोगी को 256 लकड़ी के बॉक्स से भर दिया जाता है और इस 342 करोड़ रुपए की सुरक्षा के लिए बगल के डिब्बे में हथियारबंद 18 पुलिस कर्मियों को तैनात किया जाता है। रात का समय था और हर तरफ अंधेरा था, जिसके कारण ट्रेन लगभग 70 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से 140 किलोमीटर का सफर तय करती है और रात 11 बजे विरुद्धाचलम रेलवे स्टेशन पहुंचती है। ट्रेन के रूट के लिए यह रेलवे स्टेशन काफी महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसी रेलवे स्टेशन में ट्रेन को रोककर डीजल इंजन को इलेक्ट्रिक इंजन से बदला जाना था। यह सब कुछ करते हुए लगभग 1 घंटे का समय बीत जाता है और फिर दोबारा से यह ट्रेन रात 12 बजे अपनी मंजिल की ओर रवाना हो जाती है। लगभग 5 घंटे और 345 किलोमीटर का सफर तय कर सेलम चेन्नई एक्सप्रेस ट्रेन 9 अगस्त की सुबह 4:30 बजे तमिलनाडु के एंगमोर रेलवे स्टेशन पहुंचती है। इसी बीच सुरक्षा के लिए तैनात एक पुलिसकर्मी ट्रेन से बाहर उतरकर देखता है कि ट्रेन की बोगी में ऊपर एक 2 फीट लंबा और 2 फीट चौड़ा छेद है। ट्रेन की बोगी में हर तरफ पैसे बिखरे पड़े हैं और लगभग 5 करोड़ रुपए गायब हैं। दरअसल इस पुलिसकर्मी ने सेलम से विरुद्धाचलम रेलवे स्टेशन के बीच ट्रेन की छत से एक चिंगारी आते देखी थी, लेकिन इसे यह सब कुछ सामान्य लगा। जैसे ही यह बात बाकी लोगों को मालूम चलती है, अफरा तफरी का माहौल निर्मित हो जाता है और इस तरह से भारत की सबसे बड़ी ट्रेन डकैती की घटना को अंजाम दिया जाता है। पूरे 730 दिन लगे, 2000 लोगों से पूछताछ हुई, लाखों कॉल डिटेल्स खंगाली गई और आखिर में नासा तक से मदद दी गई, क्योंकि ट्रेन के जिस लगेज कोच पर रखा था आरबीआई का 340 करोड़ का खजाना, उस कोच में लग चुकी थी सेंध। ट्रेन की बोगी को देखकर ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। मन में सवाल उठने लगते हैं कि आखिर चलती ट्रेन में डकैती कैसे हो सकती है, आखिर कैसे चलती ट्रेन से 5 करोड़ रुपए गायब हो सकते हैं, आखिर ट्रेन की बोगी में इतना बड़ा सुराग कैसे किया जा सकता है। ट्रेन में डकैती की सूचना रेलवे पुलिस को दी जाती है। थोड़ी देर बाद पास के ही थाने से पुलिस के बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचते हैं। जांच की गई तो पाया गया कि ट्रेन की छत को काटकर लगभग 2 फीट लंबा 2 फीट चौड़ा सुराग किया गया था। इस सुराग के माध्यम से ही एक व्यक्ति ट्रेन की बोगी तक आया और फिर 5 करोड़ 78 लाख रुपए लेकर मौके से गायब हो गया। इस पूरी डकैती को इस कदर फिल्मी अंदाज में अंजाम दिया गया था कि बगल की बोगी में बैठे हथियारबंद 18 पुलिस कर्मियों को कानो कान खबर तक नहीं लगती। शुरू में रेलवे और लोकल पुलिस के द्वारा डकैती की जांच की जाती है, लेकिन उन्हें कोई सुराग नहीं मिलता। बाद में यह मामला सीबीसीआईडी को सौंप दिया जाता है। सीबीसीआईडी इस पूरे मामले की बारीकी से जांच करती है और धीरे धीरे इस ट्रेन से जुड़े हुए हर व्यक्ति से पूछताछ की जाती है। सीआईडी के द्वारा रेलवे कर्मचारियों से लेकर ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी, पार्सल कंपनी के कर्मचारी और स्टेशन पर मौजूद कुली तक से पूछताछ की जाती है। इन तमाम लोगों का एक कच्चा चिट्ठा तैयार किया जाता है और अंत में 2000 से अधिक लोगों से पूछताछ की जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी सीआईडी को कुछ हासिल नहीं होता। इस केस को सॉल्व करते करते सीआईडी के पसीने छूट गए और धीरे धीरे यह मामला काफी पेचीदा होता चला गया। अंत में सीआईडी के द्वारा आईटी एक्सपर्ट्स की मदद ली जाती है। सीआईडी के द्वारा सेलम रेलवे स्टेशन से लेकर एंगमोर रेलवे स्टेशन तक कुल 345 किलोमीटर के सफर के दौरान इस रूट पर एक्टिवेट तमाम मोबाइल नंबरों की कॉल डिटेल तैयार की जाती है। जब इस लिस्ट को बारीकी से चेक किया जाता है, तब इस डकैती का पहला सुराग सीबीसीआईडी के हाथ लगता है। आईटी एक्सपर्ट्स को लगभग 4 से 5 संदिग्ध नंबर मिलते हैं। इन संदिग्ध नंबरों में कुछ समानता पाई गई, जैसे कि यह सभी मोबाइल नंबर मध्य प्रदेश से थे। इसके अलावा जिस रात डकैती की घटना को अंजाम दिया गया था, उस रात यह सभी मोबाइल नंबर उस रूट पर एक्टिवेट थे और एक दूसरे से लगातार बातचीत कर रहे थे। लेकिन अब भी यह सवाल सीआईडी के अफसरों के मन में चल रहा था कि आखिर यह कैसे तय हो सकता है कि इन्हीं लोगों ने डकैती की घटना को अंजाम दिया है। लिहाजा पहली बार देश में किसी ट्रेन की रॉबरी को सुलझाने के लिए अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का सहारा लिया जाता है। नासा की सैटेलाइट के माध्यम से 8 और 9 अगस्त की दरमियानी रात की तस्वीरें निकाली जाती है। सैटेलाइट की तस्वीरों को जब बारीकी से चेक किया जाता है तो मालूम चलता है कि ट्रेन की छत पर कुछ संदिग्ध आकृतियां थी जो ट्रेन के साथ साथ मूव कर रही थी। तस्वीरों से साफ होता है कि कुछ लोग ट्रेन की छत पर चढ़कर सफर कर रहे थे। इस तरह से मालूम चलता है कि सेलम से विरुद्धाचलम के बीच 11 लोगों ने इस ट्रेन डकैती की घटना को अंजाम दिया था। सैटेलाइट से मिली तस्वीर और मोबाइल नंबर की डिटेल के माध्यम से सीआईडी अपनी जांच को आगे बढ़ाती है और इस तरह से पहली
पहली बार इस केस में मध्य प्रदेश के पारदी गिरोह का नाम सामने आता है। तमिलनाडु सीबीसीआईडी ने मध्य प्रदेश पुलिस से संपर्क साधा और सैटेलाइट से मिली तस्वीरों, संदिग्ध मोबाइल नंबरों से पता लगा कि यह काम पारदी गिरोह का है। ट्रेन रॉबरी के इस मामले में पहली बार तमिलनाडु पुलिस के द्वारा रतलाम जिले के दिनेश और रोहन पारदी को चेन्नई जाते समय गिरफ्तार किया जाता है। तमिलनाडु पुलिस के द्वारा इन लोगों से पूछताछ की जाती है और धीरे धीरे यह मामला खुलने लगता है। साल 2018 में पहली बार तमिलनाडु पुलिस मध्य प्रदेश के गुना जिले पहुंचती है, जहां पहले से ही किसी मामले में जेल में बंद मोहर सिंह पारदी, रूसी पारदी, महेश पारदी, कालिया उर्फ कृष्ण पारदी, बिल्टिया पारदी को पुलिस हिरासत में लेकर तमिलनाडु ले जाती है। तमिलनाडु पुलिस के द्वारा मोहर, रूसी, कालिया और महेश को मध्य प्रदेश की गुना सेंट्रल जेल से हिरासत में लिया गया था, जबकि ब्रजमोहन को अशोक नगर की जेल से हिरासत में लिया गया था। तमिलनाडु पुलिस द ग्रेट ट्रेन रॉबरी के आरोपियों तक पहुंच चुकी थी, लेकिन अब भी कई सवाल बरकरार थे कि आखिर ट्रेन की छत को कैसे काटा गया था, कैसे चलती ट्रेन से यह आरोपी 5 करोड़ रुपए लेकर भाग निकले और किस तरह से इस पूरी रॉबरी की प्लानिंग की गई थी। तमिलनाडु पुलिस के द्वारा ट्रेन डकैती मामले में जिस मोहर सिंह पारदी को गिरफ्तार किया गया था, असल में वही इस पूरी रॉबरी का मास्टरमाइंड था। मोहर सिंह पारदी मध्य प्रदेश के गुना जिले का रहने वाला था। मोहर के चाचा और चचेरे भाई सहित कुछ रिश्तेदार मिलकर एक गिरोह चलाया करते थे। यह गिरोह दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में आपराधिक घटनाओं को अंजाम देता था। धीरे धीरे मोहर इस गिरोह का मुखिया बनता चला गया। साल 2015 में मोहर की दुश्मनी अपने ही गिरोह के 2 सदस्यों से हो जाती है। मोहर को शक था कि रुखसात पारदी और नवल पारदी पुलिस के मुखबिर हैं और गिरोह द्वारा किए गए अपराधों की जानकारी पुलिस को देते हैं। इस विवाद के चलते मोहर दोनों की गोली मारकर हत्या कर देता है। हत्या की वारदात में मोहर, उसकी पत्नी, बहन, भाई और गिरोह के कई अन्य सदस्यों का नाम सामने आता है और बाद में पुलिस इन सबके पीछे पड़ जाती है। पुलिस से जान बचाने के लिए गिरोह के सभी सदस्य वर्ष 2016 में तमिलनाडु पहुंचते हैं, जहां पर यह सभी लोग ट्रेन की पटरी के आसपास झोपड़ी बनाकर रहने लगते हैं। जीवन यापन के लिए यह लोग शुरू में मजदूरी का काम करते हैं और फिर धीरे धीरे यह लोग आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त होने लगते हैं। तमिलनाडु में रहने के दौरान मोहर की दोस्ती एक लोकल गिरोह से होती है। तब पहली बार मोहर को पता लगा कि सेलम चेन्नई रेल मार्ग पर नकदी की भी आवाजाही होती है। मोहर सिंह पारदी इस ट्रेन में डकैती डालने का प्लान बनाता है और गिरोह के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर लगभग 15 दिन तक रेलवे स्टेशन के बीच सफर करके रेकी करता है। गिरोह के सदस्यों को मालूम चलता है कि 8 अगस्त को सेलम चेन्नई एक्सप्रेस ट्रेन भारी मात्रा में कैश लेकर सेलम से एंगमोर रेलवे स्टेशन जाने वाली है। योजना के अनुसार आरोपियों ने सेलम और विरुद्धाचलम रेलवे स्टेशन के बीच डाका डालने की प्लानिंग बनाई, क्योंकि सेलम और विरुद्धाचलम रेलवे स्टेशन तक जाने में कुल 45 मिनट का समय लगता है। 8 अगस्त को गिरोह के लगभग 7 सदस्य ट्रेन की छत पर बैठकर सफर करते हैं। यह लोग अपने साथ ट्रेन की छत को काटने के लिए बैटरी वाला कटर लेकर जाते हैं। जैसे ही ट्रेन सेलम रेलवे स्टेशन से निकलती है, वैसे ही यह लोग ट्रेन की छत पर छेद करना शुरू कर देते हैं। कुछ ही देर में इन्होंने ट्रेन की छत को काटकर लगभग 2 फीट लंबा और 2 फीट चौड़ा सुराग बना लिया था। इस सुराग से पहले गिरोह का एक सदस्य नीचे उतरता है और लकड़ी के बॉक्स को खोलकर 100, 500 और 1000 रुपए के नोटों को 6 लुंगियों में बांध कर एक पोटली तैयार करता है। मोहर सिंह पारदी को मालूम था कि ट्रेन विरुद्धाचलम के पास घुमावदार ट्रैक पर धीमी होती है, जिसके बाद धीरे धीरे छत पर बैठे हुए यह लोग लुंगियों में लिपटे पैसे के बंडल को जमीन पर इंतजार कर रहे गिरोह के दूसरे सदस्यों के पास फेंक देते हैं और फिर ट्रेन से कूदकर भाग निकलते हैं। और इस तरह से भारत के इतिहास में सबसे बड़ी ट्रेन रॉबरी की घटना को अंजाम दिया जाता है, जिसमें इस गिरोह के द्वारा आरबीआई के 5 करोड़ 78 लाख रुपए की डकैती की जाती है। भारत के इतिहास में यह पहली बार था जब रॉबरी की घटना को सुलझाने के लिए नासा की सैटेलाइट का सहारा लेना पड़ा था और इस तरह से कड़ी मशक्कत के बाद इस केस को सॉल्व कर लिया जाता है। दोस्तों, लास्ट में कहानी में एक ट्विस्ट आता है। कहा जाता है कि बेईमानी का धन ज्यादा दिन टिकता नहीं है। कुछ इसी तरह से इन लुटेरों के साथ भी होता है। दरअसल मोदी सरकार के द्वारा 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी का ऐलान किया जाता है। इस नोटबंदी के कारण इस गिरोह द्वारा लूटे गए पैसे सिर्फ कागज के टुकड़े रह जाते हैं। गिरोह के सरगना ने पुलिस को दिए गए स्टेटमेंट में बताया कि लूटे गए कुछ पैसों से उसने जमीन खरीद ली थी, लेकिन डीमोनेटाइजेशन होने के बाद काफी सारे पैसे बेकार हो गए थे, जिन्हें आग लगाकर जला दिया और कुछ पैसों को नदी में बहा दिया। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मेरा नाम है संजय और ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें चीखती आवाज़ें को। तब तक के लिए धन्यवाद।